हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स थ्रू आउट जो हिस्ट्री जो अभी तक हमने जितने लेक्चर्स लिए हैं वहां तक हम लोग एक की पॉइंट्स या सारे डेट वाइज को हमने क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में सेट करके पढ़ लिया था, समझ लिया था, याद कर लिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए, मॉडर्न हिस्ट्री को और आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से अब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। कहने का मतलब इकोनॉमी, यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो इकोनॉमी उस समय चले आ रही थी अंग्रेजों के आने के पहले और अंग्रेजों के आने के बाद, उस चीज को हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यहाँ पर, ठीक है। अब इकोनॉमिक हिस्ट्री यानी कि इकोनॉमिकली अगर या स्टेटस समझने के लिए इंडिया का, ये जानने के लिए कि इकोनॉमिकली क्या स्टेटस था इंडिया का, और ये हमें समझना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले किस तरीके का इंडिया का स्टेटस था। हम सब भारतीयों को मालूम है, बड़े हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत एक जमाने में सोने की चिड़िया हुआ करती थी। सोने की चिड़िया कहने का मतलब कि बहुत प्रॉस्पेरस हुआ करता है ना। कोई भी चीज हमें हम लोग इंडिपेंडेंट हुआ करते थे हर उसमें, है ना। तो ये कहा जाता है कि आज भी हम लोग का जो भारत देश है ये कृषि प्रधान देश है। ये लिखा हुआ है कि बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इंडिया वाज इंडिपेंडेंट एंड एग्रो बेस्ड कंट्री। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कहने का मतलब कि हमारे यहाँ जितना भी उत्पादन होता था हम लोग उतना सफिशिएंट था हम लोग के लिए कि हम लोग किसी और राज्य में या किसी और कंट्री में जाके ट्रेड नहीं करते थे। क्यों करेंगे जब हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी खुद ही है ना। तो इंडिपेंडेंट हुआ करते थे हम लोग और एग्रो बेस्ड कंट्री थी। एग्रो बेस्ड यानी कि ये एग्रीकल्चर यानी कि कृषि प्रधान होना, है ना। कृषि प्रधान हमारी इकोनॉमी तब भी थी और आज भी है ना। और सेक्टर्स आ गए हम लोग के उसमें, वो अलग की बात है। बट एग्रो बेस्ड कंपनी इंडिया के लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का बेस या एक तरीके से लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से ही अर्न होता है, ठीक है। तो ये है हमारी स्थिति ब्रिटिशर्स के आने के पहले, जो कि हम लोग इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी किसी भी चीज की। हम लोग किसी देश में नहीं व्यापार करने जाते थे, लोग हमारे यहाँ व्यापार करने आते थे क्योंकि इंडिया को वो एक्सप्लोर करते थे, या इंडिया में इतनी सारी चीजें देने को थी, ज्ञान से लेके सामान तक सब चीज इंडिया में भरा पड़ा था। फिर आप सबको मालूम है आए ब्रिटिशर्स आए, ये क्या नाम है, पहली उनकी फैक्ट्री सेटअप हुई, ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। कब ब्रिटिशर्स आए, कब कैसे क्या माहौल सेट हुआ। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो धीरे धीरे आए। तो सब के सब यानी कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी सब के सब ट्रेड पर्पस के लिए ही आए थे कि हमें ट्रेड करना है, हमें सामान खरीदना है, ये सब सारे ट्रेड पर्पस बिजनेसमैन बन के ही आए थे। बट धीरे धीरे सबने जो है कुछ कुछ पार्ट्स को कब्जा लिया। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं कि क्या क्या किस तरीके से माहौल चल रहा था, और सबसे ज्यादा जो एक तरीके से ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया, तो इसीलिए इनके ऊपर फोकस। आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स 1757 और 1764 दो डेट्स मैंने लिखी हुई है। ये 1757 आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स को मेरे देखा होगा तो ये समझ गए होंगे, ये 1757 की डेट है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में एक बहुत ही बड़ा एरिया इनके अंडर जा चुका था। और 1764 बैटल ऑफ बक्सर, द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई, जिससे ये साबित हो गया कि अब जो ये अंग्रेज हैं वो कहीं हमें छोड़ के जाने वाले नहीं है। एक तरीके से आधिपत्य स्थापित कर लिया था उन्होंने बहुत ही पोर्शंस ऑफ द कंट्री पे, है ना। और फिर करते करते ये जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में फॉलो करते हैं उसमें हम देख लिया कि आधे से अधिक क्या पूरा इंडिया ही कब्जा चुके हैं। मैसूर को हरा दिया, कर्नाटक जो 3 कर्नेटिक्स वॉर हुए वो तो अलग जो है। हम लोग ये देखा कि मराठा वॉर हुए, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मराठा ये जो युद्ध हुआ, ये सारे वॉर्स करते करते एक तरीके से कहा जाए कि पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में जा चुका था। अब ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद किस तरीके से उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशंस की, किस तरीके से उन्होंने इंडिया को लूटा है, ये हम लोग 3 स्टेजेस में पढ़ने वाले हैं। जो कि है स्टेज 1 1757 से लेके 1813 तक, स्टेज 2 1813 से लेके 1858 तक, और स्टेज 3 1858 से 1947 तक। एक एक करके हम एक एक स्टेजेस को एक्सप्लोर करेंगे किस तरीके से। मेन एम ब्रिटिशर्स का क्या था कि किस तरीके से इंडिया की वेल्थ को प्लंडर किया जाए, किस तरीके से इंडिया के सारे धन को लूट के इंग्लैंड पहुंचा दिया जाए, ठीक है। तो उस केस में हम लोग देते हैं एक डायरार्की लेवल इंट्रोड्यूस किया गया था। 1764 के वॉर के बाद, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765। ये सब याद करने के लिए छोटे छोटे आप पॉइंट्स बना सकते हैं। 1765 में डायरार्की लेवल इंट्रोड्यूस किया गया था बाय रॉबर्ट क्लाइव, और ये 65 से 72 यानी कि 7 साल बाद 1765 से लेकर 1770
1772 में इसको अबॉलिश कर दिया गया था, है ना, डायरकी लेवल को एबॉलिश कर दिया गया था। इस पीरियड को खासकर ये 1757 से लेके 1813 तक के पीरियड को कहते हैं पीरियड ऑफ लूट मचा दी पूरी, मतलब जो है किस तरीके से इंडिया को तहस नहस करना, उसके पैसे मतलब किस तरीके से लूट के खजाने भरना और जो है चीजों को ले जाना, किस तरीके से ये पूरा फेज पीरियड ऑफ लूट चला। सेकेंड स्टेज में हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेज जो कि है 1813 से लेके 1858 तक। ये क्या चल रहा है, यहाँ पे चार्टर एक्ट 1813 में आया था, आप सबको याद होगा। 1813 का चार्टर एक्ट था, जिसमें क्या चीज थी, ये दोनों चीजें मैंने लिखी हुई है आपके लिए। ब्रिटिश कंपनी की मोनोपोली हुआ करती थी इंडिया के ऊपर ट्रेड करने की, यानी कि जो भी व्यापार होगा वो ब्रिटिश कंपनी के थ्रू ही होगा। बट यहाँ इस 1813 के चार्टर से इस चीज को रिवोक कर दिया गया। कहने का मतलब इस चीज को समाप्त कर दिया गया, ब्रिटिशर्स की एकाधिकार मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड को समाप्त कर दिया गया और वहां से कंट्रोल ले लिया किसने, ब्रिटिश क्राउन ने, है ना। ब्रिटिश क्राउन ने जो रानी हुआ करती थी, राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपने अंडर भारत के सारे व्यापार को अपने अंडर ले लिया। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ये चीजों को छीन लिया गया और एक चीज बस उनको दी गई थी, चाय में और चाय की जो वो होती थी खेती कह रहे व्यापार और चाइना से व्यापार, इन दोनों में स्वतंत्रता दी गई थी केवल, और बाकी सारे एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्ड स्टेज में, जो कि है 1858 से लेके 1947। ये इसमें अगर हम लोग चले जरा सेकेंड स्टेज में एक बार ये चीज हम लोग देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये वो दौर है जहां पे इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण, मेरी थोड़ी सी हिंदी थोड़ी सी वीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहने का मतलब औद्योगिकीकरण किस तरीके से वहां क्या नाम है, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था और वहां पे फिर ये होने लगा कि किस तरीके से ये लूट कैसे रहते, ये कर रहे थे कि जो है इंडिया का रॉ मटेरियल यहां से ले जाते थे सस्ते में, वहां पे उसको जो है मैन्युफैक्चर किया जाता था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है, वहां पे कंपनीज, वहां पे फैक्ट्री सेटअप हो चुके हैं, तो वहां पे लूट के ले जाते थे, वहां पे चीजें बनाते थे, फिनिश गुड। जब माल तैयार हो जाता था तो फिर उठा के यहीं डंप कर देते थे भारत में, यानी कि एक तरीके से पूरा वेल्थ इंडिया की लिए चले जा रहे हैं, लेके चलते चले जा रहे हैं ये लोग, है ना। थर्ड स्टेज में हम लोग बढ़ेंगे तो 1858 से लेके 1947। अब इस स्टेज को पढ़ने से पहले ये चीज आप ध्यान देंगे, थर्ड स्टेज से पहले पढ़ ले, ये 1858 से चालू हुआ है। 1857 का रिवॉल्ट हम लोग पढ़ते हैं, याद होगा आपको, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कहा जाता है, भारत की पहले स्वतंत्रता लड़ाई कही जाती है 1857 में रिवॉल्ट हो गया, जिससे अंग्रेजों को यह समझ में आ चुका था कि केवल अब हम लोग यही अगर करते रहेंगे कि जुल्म ही करते रहेंगे, चीजों को लेते जाते रहेंगे, तो ये लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है, रिवॉल्ट हम लोगों ने कर दिया था। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए स्टेज 3 की किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंडिया में भर भर के उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, और वो इन्वेस्टमेंट जरा सा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट केवल और केवल एक ही पर्पस के लिए था, अपने आप को ही बेनिफिट पहुंचाना। कहीं ना कहीं कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेलवेज और बैंक से थोड़ा बहुत फायदा हिंदुस्तानियों को भी हुआ, बट जो मेजर फायदा था ब्रिटिशर्स की किसी भी पॉलिसी का ज्यादा बेनिफिट इंडियंस को नहीं मिला। वो ज्यादा बेनिफिट मिला कि किसे, ब्रिटिशर्स को ही, ठीक है। तो ये ना समझें कि जो ये स्टेज 3 में कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रेलवेज लेके आ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर्स खोल रहे हैं, तो ये बहुत इंडिया के लिए कोई बहुत बढ़िया काम कर दिया उन्होंने। ये सिर्फ और सिर्फ किया था रेलवेज। असल में देखिए रेलवेज ये लोग करते क्या थे, ऐसे जगहों पर रेलवे लाइन बिछाई जाती थी जो कि इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट करती थी फॉर द ब्रिटिशर्स। जैसे कि मान लीजिए पॉइंट ए है, ये कोई एरिया है, और पॉइंट बी कोई एरिया है, तो यहां से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की एक रेलवे पटरी बिछा दी। अब यहां से उनको कोई सामान ले जाके यहां तक ले जाना रहता, तो अल्टीमेटली फायदा इसमें ब्रिटिशर्स का ही था, ठीक है। तो एक तरीके से कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये दौर रहा स्टेज 3 का, इसीलिए यहां पे देखो लिखा गया है स्टेज 3 वाज जस्ट एन इल्यूजन, मेन एम वाज स्टिल प्लंडरिंग द वेल्थ ऑफ इंडिया। ये एक तरीके से बस एक होता है ना कि जो जादूगर ऐसे टोपी में से पता नहीं क्या क्या निकाल लेता, वो इल्यूजन बस क्रिएट किया गया कि भाई हम आगे बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, बट जबकि उससे बेनिफिट केवल और केवल एक ही सेक्शन का हो रहा था, दैट वाज द ब्रिटिशर्स, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम अपने लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम ये वो था कि किस तरीके से कर वसूली की जाएगी लैंड पे, यानी कि जिस तरीके से खेती किसानी करते थे, तो किस तरीके से किसान अपने कितना हिस्सा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते रहेंगे।
इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में तो देखा जाए तो 3 तरीके से हम लोगों ने सिस्टम को देखे। ये मैंने लिखा इंग्लिश में, मैं जो चीजें मैं हिंदी में बोल पा रहा हूँ उसे मैं बोल देता हूँ। लैंड रेवेन्यू सिस्टम था भू राजस्व व्यवस्था, है ना, ये था आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसमें क्या था, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त, है ना। ये मैंने एक ऐसी चार्ट आपके लिए पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। इस चार्ट में आप लोग इस चीजों को समझ के अपने आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पहले साल है, यानी कि किस साल में हुआ, सिस्टम कौन सा व्यवस्था लागू की गई, उस समय गवर्नर कौन था। ये बहुत ही बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कहने का मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछता है कि किस तरीके से आप सॉल्व करें, मतलब चीजों को ग्रास्प करें। गवर्नर, एरिया, एरिया यानी कि किस एरिया में वो भू राजस्व व्यवस्था को लगाया गया था, और की पॉइंट्स यानी कि जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस व्यवस्था और जो है इन सब चीजों को लेके था वो सारी लिखी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला व्यवस्था 1793 में परमानेंट सिस्टम, परमानेंट सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त में गवर्नर कौन थे उस समय के, कॉर्नवालिस। एरिया क्या था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इन एरियाज में परमानेंट सेटलमेंट को लाया गया था, स्थायी बंदोबस्त को लाया गया था। की पॉइंट्स में अगर चले जाए तो हम लोग इश्मतदारी सिस्टम भी कहते हैं और इसको जमींदारी सिस्टम भी सेटलमेंट कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था। इसको अगर जमींदारी सेटलमेंट दिख जाए तो ये इसका घबराने वाली बात नहीं है, ये परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सिस्टम या स्थायी बंदोबस्त की ही बात हो रही है। जमींदारी सिस्टम क्यों कहा जाता था इसमें, क्योंकि जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि जो है जो मतलब लैंड होता था, जो जमीन होती थी, वो जमींदारों के हवाले कर देती थी कि, और जमींदार जो है उस पर किसानी करवाते थे, और वो जो है फिर जो भी रेवेन्यू जाना रहता था वो जाता था। रेवेन्यू किस तरीके से जाता था, जमींदार क्या करते थे, 10/11 यानी कि 11 का 10वां हिस्सा जो है, 10 हिस्सा जो है वो कंपनी को दे देते थे और 1/11 अपने रख लेते थे, ठीक है। और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त लॉ, ये क्या था, इसमें ये होता था कि सूर्यास्त कानून ये था कि मैं समझाने के लिए आपको बस बता दे रहा हूं कि सूर्यास्त लॉ वो हुआ करता था कि जैसे कि जमींदारों को जमीन दी जाती थी, और सूर्यास्त लॉ ये था कि मान लीजिए कि कल की तारीख में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा है कि जमींदार से हमें बस इतने कर की वसूली चाहिए किसी भी हाल में, तो कल की तारीख के सूर्यास्त होने से पहले वो रेवेन्यू इनके हाथ में चला जाना चाहिए था, किनके हाथ में, ब्रिटिशर्स के हाथ में, वरना वो जमींदारी जो है, जमींदारी जो जमींदार को वो जो दिया गया है वो उनसे ले लिया जाता। तो ये बहुत ही कठोर कानून था, बड़ी टफ, और ये किसकी स्थिति को दयनीय करता था वो बताने की जरूरत नहीं है, किसानों की, ठीक है। इस एरिया में देखा जाए तो 19% ऑफ द इंडिया वॉज कवर्ड इन, पूरे भारत का पूरा 19% कवर कर लिया गया था इस सेटलमेंट में, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। परमानेंट सेटलमेंट के बाद अब हम लोग 17 ये रैयत वाली सिस्टम, ये रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है, किसान। इसमें क्या होता था कि जहां पे हम लोगों ने ये देखा कि परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारी सेटलमेंट चला करती थी, जमींदार को दे दिया जाता था लैंड और उनसे वसूली की जाती थी। रैयत वाली सिस्टम में ये हुआ कि रैयत मतलब किसान, यानी कि किसानों को जमीनें दे दी गई, किसानों को जमीनें दे दी गई हैं, और उनसे डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो चल रहा है कि किस तरीके से पैसे की लेन देन या कर की वसूली करनी। 1792 और 1820 ये दो तरीके से। 1792 में कर्नल रीड लेके आए थे असम के एरिया में, कर्नल रीड 1792 में असम के एरिया में लेके आए थे, और 1820 में हेक्टर मुनरो, इन्होंने मद्रास और बॉम्बे में भी इसको प्रचलन में लेते आए, है ना। तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि 51% ऑफ इंडिया, 51% पूरे इंडिया का इस एरिया में आता था, क्योंकि मद्रास और बॉम्बे बहुत बड़ी प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें वही जो मैंने कहा कि इसमें फार्मर से डायरेक्ट रेवेन्यू लिया जाता था, रैयत यानी कि किसानों से डायरेक्टली ब्रिटिश में कॉन्टैक्ट में रहती थी। अब ये जमींदार नहीं रहते, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े तो कितना ले लेते थे, आधा, जितना की पैदावार हुई है, जितना भी कर की वसूली है, उसका आधा हिस्सा आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 1819 में महालवारी सिस्टम। ये महालवारी सिस्टम एक तरीके से समझिए, महाल का मतलब होता है पूरा ग्राम या गांव। तो इसमें ऐसा होता था कि किस तरीके से चेंज होते चले जा रहा है। इसमें महालवारी सिस्टम में ये होता था कि अब किसान से नहीं, पूरे एक गांव से ले लेंगे, पूरे एक गांव का जो समूह होगा, जितने भी लोग होंगे उनसे इकट्ठे एक गांव के से पूरा टैक्स लेने का हो रहा है। तो देखिए किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। परमानेंट सेटलमेंट में जिम्मेदार होता था कर वसूली के लिए और उसको देने के लिए। रैयत वाली सिस्टम में किसान जिम्मेदार है, अब किसान देगा।
और महालवाड़ी सिस्टम में पूरा एक ग्राम या पूरे एक गांव का समूह एक हो जाता था, वो देते थे। ठीक है, तो इस समय गवर्नर कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड, इन दोनों ने इस महालवाड़ी सिस्टम को लागू कराया। कहां लागू कराया? पंजाब और वेस्टर्न यूपी के क्षेत्रों में। ठीक है, और इसमें रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम द विलेज एज अ होल, पूरे एक गांव का समूह देता था रेवेन्यू, यानी कि पैसा या जो राजस्व की वसूली होती थी पूरे एक गांव से होती थी, एक एक आदमी से नहीं या किसी जिम्मेदार जमींदार से नहीं, पूरे गांव से वसूली की जाती थी। 2/3 पार्ट, ये 2/3 हिस्सा जो है लिया जाता था, ये 66%। इसको अगर 2/3 को कैलकुलेट करेंगे तो 66.66% आएगा। तो ये इसको दोबारा रिवाइज करके 1/2 पे लेके आए ब्रिटिश गवर्नमेंट। आधा हिस्सा 66% से 50%, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा है फिर भी, बट 50% पे ले आई, और इस एरिया में 30% ऑफ, इस सिस्टम में 30% ऑफ इंडिया को कवर कर लिया गया। तो ये रहे आपके लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और ये रहा आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो शुरू होता है। अभी कई और थ्योरीज इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से बड़े बड़े उस समय के जो इकोनॉमिक्स हुआ करते थे, पढ़े लिखे लोग एक तरीके से कहा जाए तो, किस किस तरीके से उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे देश का पैसा लूट लूट के लिए भाग रहे हैं, या एक तरीके से लूट का पीरियड चल रहा था। तो ठीक है, ये इकोनॉमिक हिस्ट्री का अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो अपने दूसरे दोस्तों में इसको शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, पढ़ते रहिए।